आप देख रहे हैं डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि भारत के रक्षा मंत्री ने इंडिजिनस जेट इंजन ब्रेक थ्रू को लेकर क्या घोषणा की और ये भारत के आकाश में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कैसे साबित करेगा। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अग्नि 5 का टेस्ट ताकत के जरिए शांति की दिशा में एक बड़ा कदम है और कैसे नया INS हिमगिरी भारत की इंडिजिनस नेवल पावर का प्रतीक है और साथ ही कैसे इजराइल की रैम्पेज एयर टू ग्राउंड मिसाइल इंडियन एयरफोर्स की प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाएगी और आखिर में क्यों भारत के आर्मी चीफ अल्जीरिया की यात्रा पर गए थे। लेकिन उससे पहले देखते हैं बीते हफ्ते की मेजर ग्लोबल डिफेंस हेडलाइंस। भारत के DRDO ने उड़ीसा तट से इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला सफल परीक्षण किया है। ये मल्टी लेयर्ड सिस्टम है जिसमें QRSAM मिसाइलें और V-SHORAD मिसाइलें और लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स शामिल थे। परीक्षण के दौरान इन तीनों हथियार प्रणालियों ने एक साथ कई हवाई लक्ष्यों को मार गिराया। इंडियन नेवी ने 26 अगस्त को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17 अल्फा स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी को नौसेना में कमीशन किया। ये जहाज दो अलग अलग शिपयार्ड्स में बने हैं और भारत की बढ़ती समुद्री ताकत व इंडिजिनस शिप बिल्डिंग का प्रतीक हैं। दोनों फ्रिगेट्स में एडवांस सेंसर्स, स्टेल्थ डिजाइन और 75% स्वदेशी तकनीक शामिल है। कोरियन एयर और LIG नेक्स्ट वन ने मिलकर साउथ कोरिया के 1.78 ट्रिलियन KRW इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य साउथ कोरिया की वायुसेना को एक एडवांस्ड एयरबोर्न अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म देना है। इसके लिए फाइनल प्रपोजल सितंबर में जमा किए जाएंगे। रूस का अपग्रेडेड किरोव क्लास न्यूक्लियर क्रूजर एडमिरल नखिमोव कई सालों के आधुनिकीकरण के बाद समुद्री परीक्षणों के लिए तैयार है। इस जहाज में पुराने P700 ग्रेनेड सिस्टम की जगह अब 80 वर्टिकल लॉन्च मिसाइल सेल्स हैं। 1988 में कमीशन किया गया यह वॉरशिप रशिया के सबसे ताकतवर सरफेस कॉम्बेटेंट्स में से एक है। स्पेन की शिप बिल्डर कंपनी नवातिया ने रॉयल थाई नेवी के 2 पतानी क्लास ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स को अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। इन जहाजों में एडवांस्ड कातिस कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा। स्पेन के सुकोम्बा CMS पर आधारित कातिस जहाजों की मल्टी रोल मिशन कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। हम लोग फ्रेंच कंपनी शेफ्रॉन के साथ इंजन मेकिंग का काम भारत में शुरू करने जा रहे हैं। भारत एक ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू की दहलीज पर खड़ा है। ऐसा ब्रेक थ्रू जो भविष्य की एयर पावर को शेप करेगा। हाल ही में एक कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वह घोषणा की जिसका एविएशन एंथुजियास्ट लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, भारत अपना इंडिजिनस फाइटर जेट इंजन फ्रांस के साफरान के साथ मिलकर बनाएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO अब एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने रखने जा रहा है, जिसके अंतर्गत ये हाई थ्रस्ट इंजन भारत में ही जॉइंटली डिजाइन, डेवलप, टेस्ट और प्रोड्यूस किए जाएंगे। ये केवल टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की बात है, ये सोवरेनिटी की आसमान के अंदर बात है। फ्लैशबैक 15 अगस्त। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत को अपना इंडिजिनस इंजन बनाना ही चाहिए। कावेरी जेट इंजन प्रोजेक्ट भारत का फ्लैगशिप प्रयास उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को पावर देने में डिजाइन किया गया ये इंजन आवश्यक थ्रस्ट नहीं दे पाया। नतीजा ये हुआ कि भारत को अपने फाइटर प्रोग्राम को जिंदा रखने के लिए अमेरिकन GE इंजन्स पर निर्भर रहना पड़ा। अब दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं।
भारत का अगला बड़ा प्रोजेक्ट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका 110 से 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन की मांग करता है। अगर इंडिजिनस पावर प्लांट ना हुआ तो भारत विदेशी सप्लायर्स पर स्थायी निर्भरता के जोखिम में रह जाएगा। और यहीं पर फ्रांस का साफरान तस्वीर में आता है, सिर्फ एक इंजन नहीं बल्कि पूरी पार्टनरशिप ऑफर के साथ। भारत के लिए ये एक गेम चेंजर साबित होगा। फ्रांसीसी कंपनी जो पहले से ही रफाल प्रोग्राम की पार्टनर है, अब डीआरडीओ के साथ मिलकर नए हाई थ्रस्ट टर्बोफैन इंजन्स को को डेवलप करने पर बातचीत कर रही है। लगभग 7 बिलियन यूएस डॉलर का यह सौदा 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भारत में ही 120 किलोटन इंजन्स को डिजाइन, टेस्ट, क्वालिफाई, सर्टिफाई और प्रोड्यूस करने का रास्ता खोल सकता है। और कुछ ही दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कदम की पुष्टि की। लेकिन सवाल यह है कि क्यों साफरान, क्यों नहीं अमेरिकी या रूसी इंजन? यूनाइटेड स्टेट्स के पास कटिंग एज इंजन टेक्नोलॉजी है, लेकिन वॉशिंगटन लगातार कोर डिजाइन और हॉट सेक्शन नो हाउ, खास करके टरबाइन ब्लेड मेटलर्जी और सिंगल क्रिस्टल टेक्नोलॉजी शेयर करने से हिचकिचाता रहा है। दूसरी तरफ रूस भारत का पारंपरिक रक्षा साझेदार इंजन टेक्नोलॉजी में एफिशिएंसी और ड्यूरेबिलिटी की समस्या से जूझता रहा है। उनके इंजन्स रॉ थ्रस्ट तो देते हैं, लेकिन वेस्टर्न डिजाइन की तुलना में ज्यादा ईंधन की खपत करते हैं। इसके विपरीत फ्रांस एडवांस टेक्नोलॉजी भी ऑफर करता है और को डेवलप करने की विलिंगनेस भी दिखाता है। साफरान ने संकेत दिए हैं कि वह क्रिटिकल हॉट कोर टेक्नोलॉजी शेयर करने और भारत की जरूरतों के मुताबिक एक नया इंजन तैयार करने में मदद करने को तैयार हैं। यह इंडो फ्रेंच प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंजन बनाने का मामला नहीं है, यह नॉलेज बनाने का मामला है। भारत के एमका और आने वाले फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स के लिए डिज़ाइन, टेस्ट और मैन्युफैक्चर की क्षमता घर पर ही विकसित करना तय करेगा कि भारत सचमुच विदेशी सप्लायर्स पर दशकों से निर्भरता से मुक्त हो पाएगा या नहीं। मौजूदा टाइमलाइंस के अनुसार आमका स्टेल्थ फीचर्स जैसे इंटरनल वेपन्स बेस और सर्पेंटाइन एयर इनटेक के साथ सिर्फ 2035 तक प्रोडक्शन के लिए तैयार हो पाएगा। भारतीय वायुसेना की योजना है कि इस फाइटर की 7 स्क्वाड्रन्स को इंडक्ट किया जाए। पहले 2 स्क्वाड्रन्स अमेरिकन GF414 इंजन्स का इस्तेमाल करेंगी, लेकिन अगली 5 स्क्वाड्रन्स को शक्ति देगा 120 किलो न्यूटन का इंजन जो साफरान के साथ मिलकर को डेवलप किया जाएगा। भारत के लिए यह सिर्फ एक टेक्निकल माइलस्टोन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है, क्योंकि 21वीं सदी में एयर डोमिनेंस की शुरुआत होती है किसी फाइटर इंजन के दिल से, यानी कि उसका इंजन। रास्ता लंबा होगा, चुनौतियां बेहद कठिन, लेकिन अगर भारत ये फाइटर इंजन को मास्टर करने में सफल होता है तो ये रक्षा क्षेत्र में सच्ची आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। भारत ने अभी अभी एक रणनीतिक पड़ाव पार किया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये सिर्फ रेंज की बात नहीं है, ये रीच, क्रेडिबिलिटी और उस कटिंग एज कैपेबिलिटी की बात है जो आज दुनिया के गिने चुने मुल्कों के पास मौजूद है। उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड के लॉन्च पैड से अग्नि 5 आसमान की ओर गरजते हुए उठा। एक गगनभेदी लिफ्ट ऑफ जिसे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने बारीकी से ट्रैक किया। यह भारत की अब तक की सबसे शक्तिशाली मिसाइल के परीक्षण को दर्ज करता है। 5000 किलोमीटर से अधिक की स्ट्राइक रेंज के साथ अग्नि 5 लगभग पूरे एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों को अपनी पहुंच में लाता है। बीजिंग से लेकर शंघाई तक, इस्लामाबाद से लेकर तेहरान तक, यह मिसाइल भारत के डेटरेंस फुटप्रिंट को उसके इमीडिएट नेबरहुड से कहीं आगे तक फैला देता है।
इस परीक्षण को ऐतिहासिक बनाने वाली चीज है MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स की सफलता। सरल शब्दों में कहें तो एक मिसाइल कई वॉरहेड्स और हर वॉरहेड अलग अलग टारगेट को हिट करता है। भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के लिए ये एक टेक्नोलॉजिकल गेम चेंजर है। तो अब बात करते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल के बारे में और ये किस तरीके से काम करती है। मेरे पीछे जो वीडियो वॉल है इसमें आप देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियर मिसाइल का प्रक्षेपण हुआ है और अब न्यूक्लियर मिसाइल अपने आखिरी स्टेज में है और उसके आगे ये न्यूक्लियर वॉरहेड है। आपको ये बता दूं कि न्यूक्लियर मिसाइल पहले आउटर स्पेस में जाती है, स्पेस में ट्रेवल करने के बाद दोबारा री एंट्री करती है। जैसे ये अभी री एंट्री कर रही है और एटमॉस्फेयर में घुसते ही बहुत भारी तापमान होता है, आग भी लगती है और फिर जब ये कोन खुलता है तो ये है MIRV जिसकी मैं बात कर रहा था। इसमें छोटे छोटे कोन्स ये निकलते हैं, बेसिकली ये न्यूक्लियर बम है और इन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के पीछे एक रॉकेट मोटर भी होती है जो इसको प्रोपेल करती है, साथ में इसमें गाइडेंस भी होता है और इंडिपेंडेंटली अपने अपने टारगेट के ऊपर जाकर ये स्ट्राइक करती है, इसीलिए इसका नाम है MIRV। अग्नि 5 को शक्ति देता है 3 स्टेज वाला सॉलिड फ्यूल इंजन जिसे एडवांस नेविगेशन और एवियोनिक्स गाइड करते हैं। ये हाइपरसोनिक स्पीड पर यात्रा करता है और अपनी कैनिस्ट्राइज्ड डिजाइन की वजह से इसे रोड या रेल से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और शॉर्ट नोटिस पर लॉन्च भी किया जा सकता है, यानी मिसाइल मोबिलिटी और सर्वाइवेबिलिटी दोनों सुनिश्चित करती है। इस परीक्षण का समय भी बेहद महत्वपूर्ण है। चीन पहले ही DF-41 को MIRV कैपेबिलिटी के साथ तैनात कर चुका है। पाकिस्तान अपने शाहीन और अबाबील सिस्टम्स का विस्तार कर रहा है। अग्नि 5 सुनिश्चित करता है कि भारत का डेटरेंस क्रेडिबल बना रहे, मॉडर्न, रिलायबल और अनमिस्टेकेबली सर्वाइवल भी। यह मिसाइल दशकों की डेवलपमेंट का शिखर है। अग्नि 1 एक शॉर्ट रेंज वेपन से शुरुआत हुई, फिर अग्नि 2 और अग्नि 3 जो कि इंटरमीडिएट रेंज सिस्टम्स थे, इसके बाद अग्नि 4 जिसकी एक्सटेंडेड रेंज कैपेबिलिटी थी और अब अग्नि 5 जो इंटर कॉन्टिनेंटल रीच के साथ MIRV इक्विप्ड भारत की मिसाइल शक्ति के एपेक्स यानी शिखर पर खड़ा है। तो अब बात करते हैं अग्नि 5 मिसाइल की जिसका हाल ही में टेस्ट किया गया है। इसकी रेंज, ऑपरेशनल रेंज थी 5,500 किलोमीटर से 5,800 किलोमीटर तक की। इसका वजन था तकरीबन 50,000 kg का और इसकी लंबाई थी 17.5 मीटर की। इसकी स्पीड जो कि काफ़ी अधिक थी, हाइपरसोनिक कैटेगरी में आ जाती है, वो मार्क 24 की थी और इसका इंजन 3 स्टेज रॉकेट से बना हुआ था। 3 स्टेज की ये मिसाइल इंटरमीडिएट रेंज की है और सबसे खासियत इस मिसाइल की ये थी कि इसके अंदर MIRV का वॉरहेड लगा हुआ था, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। भारत का संदेश हमेशा एक जैसा रहा है। भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को मानता है। न्यूक्लियर वेपन्स युद्ध लड़ने के औजार नहीं हैं, बल्कि डेटरेंस के साधन हैं। अग्नि 5 ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी एडवर्सरी अगर आक्रामकता का विचार करे तो उसे ठहर कर दोबारा सोचना पड़ेगा। इस परीक्षण के साथ भारत एक एलीट ग्रुप में शामिल हो गया है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम्स के साथ। ऐसा राष्ट्र जिसके पास क्रेडिबल इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स और MIRV टेक्नोलॉजी मौजूद है। ये भारत की मैच्योरिटी, साइंटिफिक ताकत और स्ट्रेटेजिक वेट का प्रतीक है। अग्नि 5 आक्रामकता का प्रतीक नहीं है, ये डेटरेंस का प्रतीक है। ये शक्ति के माध्यम से शांति सुनिश्चित करने का साधन है। भारत के लिए अपनी अब तक की सबसे उन्नत मिसाइल का सफल परीक्षण ये याद दिलाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में क्रेडिबिलिटी कोई विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है। इंडियन नेवी ने आत्मनिर्भरता की अपनी यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हिमगिरी
जो कि नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17 अल्फा का तीसरा जहाज है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में बनने वाला पहला युद्धपोत। इसको हाल ही में इंडियन नेवी के अंदर इंडक्ट किया गया है। ये वॉरशिप केवल समुद्र में शक्ति का प्रतीक नहीं है, ये भारत की उस क्षमता का प्रदर्शन है जिससे वह एडवांस फ्रंटलाइन कॉम्बिटेंट्स को डिजाइन, बिल्ड और डिप्लॉय करने की सलाहियत रखता है। नौसेना हिमगिरी को वॉरशिप डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में एक बड़ा माइलस्टोन कह रही है। प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स वर्सेटाइल और मल्टी मिशन प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें मैरीटाइम डोमेन की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। ये हिमगिरी का भी एक पुनर्जन्म है। मूल आईएनएस हिमगिरी एक लिएंडर क्लास फ्रिगेट थी जिसने नौसेना की सेवा 3 दशकों तक की और 6 मई 2005 को डीकमीशन हुई। वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन और कोलकाता स्थित वॉरशिप ओवरसीइंग टीम की निगरानी में बनाई गई हिमगिरी मॉड्यूलर है, एग्रोनॉमिक है और समय सीमा के भीतर ही इसकी डिलीवरी हुई है। 14 दिसंबर 2020 को लॉन्च हुई हिमगिरी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स और बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल से लैस है। ये दोनों मिलकर इसे फॉर्मिडेबल स्ट्राइक पावर और लेयर्ड एयर डिफेंस कैपेबिलिटी देते हैं। ये फ्रिगेट CODAG सिस्टम से पावर्ड है, यानी डीजल इंजन प्लस गैस टरबाइंस। इसमें एसा रेडार और एडवांस कॉम्बैट सिस्टम्स लगे हुए हैं। ये एंटी एयर, एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन ऑपरेशंस करने में सक्षम है, सर्वाइवेबिलिटी और सुपीरियर कॉम्बैट रेडीनेस के साथ। हिमगिरी सिर्फ एक वॉरशिप नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है। भारत की शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी तेजी से मैच्योर हो रही है। कॉम्प्लेक्स फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स अब पूरी तरह से स्वदेशी रूप से तैयार हो रहे हैं। स्ट्राइक पावर से लेकर एयर डिफेंस तक, सर्वाइवेबिलिटी से लेकर सेल्फ रिलायंस तक, प्रोजेक्ट 17 अल्फा नौसेना का भविष्य है, डिजाइन एंड बिल्ड इन इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन एयरफोर्स को अपनी प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए तेजी से निर्णायक कदम उठाने पड़ रहे हैं। इस प्रयास के केंद्र में है इजराइल का रैम्पेज एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम। कॉम्बैट प्रूवन, तेज और सटीक रैम्पेज अब भारत की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक आर्सेनल की रीढ़ बनता जा रहा है। आइए इसको नजदीक से देखते हैं। इजरायली रैम्पेज मिसाइल, जिसे इंडियन एयरफोर्स में हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 के नाम से भी जाना जाता है, पहले ही अपनी कॉम्बैट वैल्यू साबित कर चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस मिसाइल को Su-30 MKI लड़ाकू जहाजों से बड़े पैमाने पर दागा गया। पाकिस्तानी एयरबेस और मुरीद के व भागलपुर में आतंकी मुख्यालयों को सटीक निशाना इन्हीं से बनाया गया था। रैम्पेज एक लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन है जिससे दुश्मन की हाई वैल्यू एसेट्स को न्यूनतम कोलैटरल डैमेज के साथ न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को हॉस्टाइल टेरिटरी के गहरे टारगेट्स पर हमला करने की क्षमता देती है, वो भी बिना दुश्मन के एयर स्पेस में प्रवेश किए। वर्तमान में रैम्पेज मिसाइल भारत के Su-30 MKI, जैगवार और MiG-29 बेड़ों में सीमलेसली इंटीग्रेट हो चुका है। आने वाले इंडक्शन के साथ इसे रफाल और भविष्य के इंडिजिनस फाइटर्स के लिए भी अनुकूलित किया जा सकता है। Su-30 MKI, जो पहले से ही ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फायरिंग में सक्षम है, के लिए रैम्पेज का जुड़ना एक ड्यूअल स्ट्राइक एडवांटेज प्रदान करता है। अब तक एयरक्राफ्ट एक साथ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और प्रिसीजन स्टैंड ऑफ म्यूनिशन ले जा सकता है, जिससे भारत का स्ट्राइक एनवेलप और भी व्यापक हो गया है। रैम्पेज ने भारतीय सेवा में 2020-21 के दौरान प्रवेश किया, जब गलवान में चीन के साथ सीमा पर तनाव चरम पे था। जो एक अर्जेंट प्रोक्योरमेंट के रूप में शुरू हुआ था, अब वो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर्स के तहत बड़े पैमाने पर इंडक्शन के लिए तैयार है।
आगे चलकर इंडियन एयरफोर्स मेक इन इंडिया के तहत रैम्पेज की स्थानीय प्रोडक्शन की संभावनाएं तलाश कर रही है। इसका मतलब होगा कि कम लागत, तेज रिप्लेनिशमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का लाभ। इस पहल से रैम्पेज को भारत की स्ट्राइक डॉक्ट्रिन का स्थायी हिस्सा बना देगा। रैम्पेज के साथ साथ भारत ने इजराइल के रॉक्स क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का भी परीक्षण किया है। ये दोनों सिस्टम्स मिलकर भारत के डॉक्ट्रिनल शिफ्ट को साफ दर्शाते हैं, जहां एडवांस स्टैंड ऑफ प्रिसीजन वेपन से दुश्मन की कड़ी सुरक्षा वाले ठिकानों को सुरक्षित और सटीक तरीके से निशाना बनाया जा सकता है। संदेश बिल्कुल साफ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अपने फाइटर फ्लीट को कॉम्बैट प्रूवन लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन्स से लैस कर रहा है। रैम्पेज मिसाइल की प्रिसीजन और पेनिट्रेशन बैटल में पहले ही सिद्ध हो चुकी है। इसका तेज इंडक्शन और संभावित इंडिजिनस प्रोडक्शन एक अधिक फ्लेक्सिबल, पावरफुल और फ्यूचर रेडी इंडियन एयरफोर्स की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी हाल ही में अल्जीरिया के दौरे पर थे। यह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद उनका पहला ओवरसीज दौरा था। यह दौरा साफ तौर पर दिखाता है कि इंडिया अफ्रीका और मेडिटेरेनियन रीजन में अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को एक्सपैंड करना चाहता है। अपने प्रवास के दौरान जनरल द्विवेदी आर्मी टू आर्मी कोऑपरेशन, ट्रेनिंग एक्सचेंजेस और डिफेंस कैपेबिलिटी डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे, क्योंकि अल्जीरिया के पास इंडिया जैसे ही हथियार और इक्विपमेंट हैं। ऐसे में इंडिया मेंटेनेंस एक्सपर्टीज और ऑपरेशनल सपोर्ट देने की बेहतर स्थिति में है। आर्मी चीफ टेररिज्म पर इंडिया की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को भी हाईलाइट करेंगे और मॉडर्नाइजेशन व लॉजिस्टिक्स में इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप एक्सप्लोर करेंगे। नई दिल्ली के लिए अल्जीरिया एक सिक्योरिटी एंकर है। साहेल रीजन में और एनर्जी पावर हाउस भी इसी एक विजिट पर स्ट्रैटेजिक माइलस्टोन मानी जा रही है। काउंटर टेररिज्म और ट्रेनिंग से लेकर इंडस्ट्रियल डिफेंस पार्टनरशिप तक आर्मी चीफ की अल्जीरियाई यात्रा का साफ मैसेज था। इंडिया अब अफ्रीका में अपनी प्रेजेंस स्केल अप करना चाहता है और रीजनल व ग्लोबल सिक्योरिटी में एक रिलायबल पार्टनर बनकर उभरना चाहता है। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की और उस पर क्या है मेरा विचार। भारत के लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कोई नारा नहीं है, ये एक अनिवार्यता है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां गठबंधन तेजी से बदलते हैं, तकनीक पर कड़ा नियंत्रण है और युद्ध भी अब साइबर स्पेस, सप्लाई चेन जैसे ग्रे जोन्स में लड़े जा रहे हैं। भारत ना तो दूसरों पर निर्भर रह सकता है और ना ही किसी सैन्य गुट की मजबूरियों से बन सकता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का अर्थ है राष्ट्र हित में निर्णय लेने की क्षमता बिना किसी अन्य राजधानी की स्वीकृति की प्रतीक्षा किए। इसका मतलब उन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का मालिकाना हक, चाहे वो जेट इंजन्स हो या मिसाइल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या स्पेस सिस्टम्स, जिन्हें कोई आसानी से साझा नहीं कर सकता। ये रेजिलियंस का भी सवाल है। ये सुनिश्चित करना कि हमारी सेनाएं उन्हीं साधनों से लड़ सकें जिन्हें हम स्वयं बनाना, चलाना और बनाए रख सकें, भले ही संकट के समय सप्लाई लाइंस कट क्यों न जाए। और सबसे बढ़कर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आवाज का विषय है। केवल वही राष्ट्र जो सैन्य और तकनीकी दृष्टि से आत्मनिर्भर हो, वैश्विक राजनीति को आकार दे सकते हैं। उसके द्वारा आकार दिए जाने वाले नहीं बनते। भारत के लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी केवल स्वतंत्र कार्रवाई नहीं, ये जीवन, शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रश्न भी है। इसके साथ डिफेंस डायनेमिक्स के इस एपिसोड को अब यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप अपने कमेंट सोशल मीडिया पर #DD के साथ साझा कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई डिफेंस स्टोरीज के साथ। जय हिंद।